हेलो फ्रेंड्स, कल हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देखा था। आज हम उसके बाद का एक्ट द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 देखते हैं। आइए हम उसके प्रोविजंस क्या हैं, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, उसको क्यों इनेक्ट किया गया, उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सारे प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कल हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देखा था। आज हम उसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में देखते हैं। पहले जैसे ही मैंने भी इसको भी 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसका पहला सेक्शन है बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट। तो हम आगे चलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देख रहे थे, कुछ लोगों ने शायद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का मेरा वीडियो नहीं देखा होगा। मैं उस वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के पहले आप उस एक्ट के प्रोविजंस ज़रूर देखें, ताकि आपको समझने में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो हम आगे चलते हैं। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, इसको हमने अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 कहा। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 कहने का कारण ये था क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का अमेंडमेंट था। साथ ही साथ इसको डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 भी कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट के जो डिफेक्ट्स थे, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 बनाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को 5 जुलाई 1781 को पास किया। क्या हुआ, 1777 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो 24 मेंबर्स बॉडी होती है जिसको शेयर होल्डर इलेक्ट किया करते हैं और कंपनी के पूरे काम को वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक कंप्लेंट की। कंप्लेंट किसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। है ना मज़ेदार बात। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने एक कंप्लेंट की और कंप्लेंट में कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट आपने इंडिया में बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ़िकल्टीज दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को काम नहीं करने दे रहा है। तो वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब कि जैसे इंडिया में लोकसभा, तो वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उस हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक टचट कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया। उस टचट कमेटी को कहा कि ठीक है, जो ये कंप्लेंट हुई है उसकी जानकारी लेने के लिए, उसकी इंक्वायरी करने के लिए तुम इंडिया जाओ और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, वहाँ क्या इश्यूज़ हैं, उनको बताओ। तो टचट कमेटी इंडिया आती है, वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती है और उस रिपोर्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टचट कमेटी रिपोर्ट्स, एक एक्ट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये टचट कमेटी को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सेक्शन है रीजंस, क्या कारण हुए कि इनको ये एक्ट बनाना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पहले भी रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे देख चुके हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स को जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और बाकी दो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर को उनका सबॉर्डिनेट, तो बाकी दो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर इस बात से खुश नहीं थे। वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बना दिया गया, पर मज़ेदार बात यह है कि उनके लिए एक काउंसिल बना दी गई। उस काउंसिल में मेजॉरिटी से डिसीजंस की बात कही गई और वॉरेन हेस्टिंग को इस तरीके से काम करने में मज़ा नहीं आया। ऊपर से उनने एक सुप्रीम कोर्ट अलग से बना दिया कि वो आपके डिसीजंस में इंटरफियर करे। तो बहुत सारे सीरियस इश्यूज थे एडमिनिस्ट्रेशन के जो वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड थे। ये टचट कमेटी ने रिपोर्ट दी। साथ ही साथ एक बहुत दो बातें और बताई। अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, तो दो केस हुए जिनको हम जानते हैं कौसीजुरा केस के नाम से और नंद कुमार केस के नाम से। कौसीजुरा और नंद कुमार केस में वॉरेन हेस्टिंग और सुप्रीम कोर्ट आपस में ही लड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, उसको वॉरेन हेस्टिंग ने मानने से मना कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग ने कुछ कहा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। इवन कौसीजुरा केस में तो इतनी मज़ेदार बात हुई फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट ने कौसीजुरा केस में जो मेन कल्प्रिट था, उसको अरेस्ट करने के लिए जब शेरिफ भेजे, तो कल्प्रिट को बचाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने अपनी आर्मी भेज दी और शेरिफ को ही अरेस्ट कर लिया गया। मतलब इतनी मज़ेदार बातें इस पूरे दौरान हुई। तो जब ये इसके कारण क्रिटिसिज्म हुआ वॉरेन हेस्टिंग का, तो ये भी बात
उसमें रखी गई कि आखिर ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट ही आपस में लड़ गए। अगला कारण टचेट कमेटी ने ये भी बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में पावर का प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, यही नहीं पता है। तो जब यही नहीं पता है तो वो आपस में लड़ जाते हैं, दोनों को एक दूसरे के पावर ही नहीं पता है। अगला कारण जो टचेट कमेटी ने बताया वो ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण भी है, वो ये था कि जो हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज़ होती थी, ये जो अलग अलग कम्युनिटीज़ होती थी इनके अलग अलग पर्सनल लॉज थे। अब सुप्रीम कोर्ट को तो बना दिया, वॉरेन हेस्टिंग को भी बना दिया, अब ये लोग क्या करते थे, इनके पर्सनल लॉज में इंटरफियर किया करते थे। अब अगर देखो आपकी बात में भी अगर आप कुछ बोलो और आप कुछ चाहो और आप कुछ अपने तरीके से करना चाहो, कोई दूसरा उसमें बार बार इंटरफियर करे तो आपको गुस्सा आएगा। उसी गुस्से के कारण जब उनके कम्युनिटीज़ के पर्सनल लॉ में इंटरफियर किया गया तो वहाँ पे एक एजिटेशन हुआ, जो बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़। और इस एजिटेशन की बात भी टचेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कही और ये पॉइंट भी रखा कि कम्युनिटीज़ के पर्सनल लॉ हैं उनमें इंटरफियर नहीं किया जाना चाहिए। ये तो रीजंस थे ना। हम आगे चलते हैं प्रोविजंस की तरफ। तो पहला प्रोविज़न जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर दोनों ही सुनने के लिए एम्पावर्ड था, पर इस एक्ट में उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि तुम सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स सुनो, सिविल मैटर्स सुनने का पावर किसको दे दिया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। यानी जितने भी सिविल रिलेटेड मैटर्स होंगे वो अब कौन सुनेगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल। अगला प्रोविजन उन्होंने बताया कि जो रेवेन्यू कलेक्टर्स होंगे, जो यहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उनके साथ साथ कुछ ज़मींदार्स भी होते थे जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश एम्पायर को दिया करते थे। तो उन लोगों के लिए और जुडिशियल ऑफिसर्स जो होंगे, मतलब कि जो कंपनी कोर्ट्स के जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के कोई भी ऑर्डर को मानने नहीं मानने के लिए वो बिल्कुल भी बाउंड नहीं थे इस एक्ट के बाद। नेक्स्ट बात उन्होंने ये कही कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो थी, यानी जो गवर्नर जनरल और 4 मेंबर काउंसिल थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आएगी। उसका सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसको कोई आदेश नहीं दे सकते। अगला प्रोविज़न उन्होंने ये कहा कि जो अपील्स होती थी, मतलब जो प्रोविंशियल कोर्ट से और कंपनी कोर्ट से होकर के जो अपील्स आती थी वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाया करती थी। पर इसमें कह दिया गया कि अपील्स सुनने का राइट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट पावर छीन लिया गया और अपील के पावर किसको दे दिए गए, गवर्नर जनरल काउंसिल को। यानी अब प्रोविंशियल कोर्ट्स की अपील कौन सुनेगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल, ना कि सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद जो प्रोविज़न बनाया वो बहुत मज़ेदार प्रोविज़न है। इस प्रोविज़न में आप देखो, हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश का नेशनल कोर्ट है, वहाँ पे पूरे देश की सुनवाई होती है। उस समय भी ऐसा ही था कि जो प्रेसिडेंसी थी उस पूरी प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन रखता था। पर इसमें क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को इतना, जुरिसडिक्शन को इतना कम कर दिया गया, जोग्राफिकल जुरिसडिक्शन को, कि एक डिस्ट्रिक्ट तक, एक एरिया तक उसको लिमिटेड कर दिया गया और कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट बना करके छोड़ दिया। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता जोग्राफिकल एरिया तक ही आदेश दे सकता था। अगला उन्होंने जो बात कही वो ये कही थी, हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ा, उसमें हमें याद था कि किसी भी तरह का रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसको था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। इसमें उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि जो भी एक्ट बनेगा, जो भी रूल्स, रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस बनेंगे वो मैंडेटरी होंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ रजिस्टर करने के लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट उनके अकॉर्डिंग ही काम करेगा जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएंगे। जब मैं आपको रीज़न बता रहा था उस समय मैंने आपसे बताया था कि कुछ पर्सनल लॉज थे, कुछ पर्सनल चीज़ें थी, कुछ पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग कम्युनिटीज़ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करती थी। उन पर्सनल लॉज को यहाँ पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट में लीगलाइज्ड कर दिया गया। उन्होंने कह दिया कि जो मोहम्मडन केसेस होंगे वो मोहम्मडन पर्सनल लॉ के आधार पर सुने जाएंगे, जो हिंदू केसेस होंगे वो हिंदू पर्सनल लॉ के आधार पर सुने जाएंगे। यानी कि यहाँ पे कह दिया गया कि जो उनकी कम्युनिटीज़ के पर्सनल लॉज हैं
उन पर्सनल लॉस के आधार पे ही आप उनकी बात सुनोगे, ना कि उनकी बात उनके पर्सनल लॉस में इंटरफियर करोगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न किया गया और इसको हम आज भी देख रहे हैं। अब जो हमने ऊपर प्रोविजंस पढ़े हैं उनके कुछ इम्पैक्ट हुए हमारी सोसाइटी पर, हमारे कंट्री पर। तो इम्पैक्ट क्या थे? सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स थे उनको कर्टेल कर दिया गया, उनको काट दिया गया, उनमें काट छांट कर दी गई और गवर्नर जनरल के पावर्स को बढ़ा दिया गया। ठीक, गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दे दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम कर दिया गया। ना नेक्स्ट उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमको पता है जब कोई कंपनी कहीं बिजनेस करने आती है तो उसका प्राइम मोटिव होता है रेवेन्यू जनरेट करना, पैसा कमाना। तो इनका भी मोटिव यही था कि हमको पैसा कमाना है, कैसे ना कैसे करके हम स्मूथली रेवेन्यू जनरेट करें। तो इस तरीके से इस एक्ट को बनाया गया कि इसका ये इम्पैक्ट हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्मूथ रेवेन्यू जनरेशन हो सके। अगला इम्पैक्ट ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई थी उसको सुपीरियर अथॉरिटी दे दी गई, वो सबसे ताकतवर अथॉरिटी में आ गए। अगला क्या सोसाइटी पर प्रभाव हुआ? काउंसिल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। काउंसिल के बाद जो भी बात कहती थी उसको सुप्रीम कोर्ट तक को मानना पड़ता था। इसके बाद के जो दो प्रोविजंस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। इन दोनों प्रोविजंस को हम बार बार सुनते भी हैं और बार बार हम इनके बारे में हमको ध्यान भी जाता है। वो क्या है? आपको याद होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में कहा गया है कि देयर इज़ अ सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये बात आई कहाँ से? ये बात आई एक्ट ऑफ सेटलमेंट से। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को डिवाइड कर दिया गया, उनके पावर्स को सेपरेट कर दिया गया। दोनों एक दूसरे के मामले में कोई इंटरफियर नहीं कर सकते। इसी बात के आधार पे आपको याद होगा एनजेसी बिल 2014 को जो एक्ट बना था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था कि एग्जीक्यूटिव को कोई राइट नहीं है कि वो जुडिशरी में इंटरफियर करे। ये बात आई थी एक्ट ऑफ 1781 में। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला है, उन्होंने कम्युनल लॉज को लीगलाइज्ड कर दिया। यानी अभी तक कम्युनल लॉ लीगलाइज नहीं थे, कम्युनिटी तक सीमित थे, लेकिन उन्होंने अब इसको क्या कर दिया, लीगल वैल्यू दे दी कि भैया अब कोर्ट भी कम्युनल लॉज के, पर्सनल लॉज के आधार पे ही ऑर्डर्स देंगी ना। अब इसके बाद इसके कुछ डिफेक्ट्स हुए, कुछ प्रॉब्लम्स हुई। सबसे इम्पोर्टेंट डिफेक्ट जो था वो ये था कि गवर्नर जनरल को ऑटोक्रेटिक कर दिया गया, इसकी पावर बढ़ गई और सुप्रीम कोर्ट की पावर कम हो गई। ये दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। यानी गवर्नर जनरल सबसे सुपीरियर बॉस हो गया और सुप्रीम कोर्ट को जो करना है अब गवर्नर जनरल को यस सर करके ही करना पड़ेगा। ये इसके डिफेक्ट्स थे। सो फ्रेंड्स, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, या इसको हम डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 भी बोल सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। इसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लास्ट सेक्शन में हम आपको नंबर देंगे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो तो उस नंबर पे आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ वहाँ से लिंक से देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सब लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू। आज के लेक्चर में हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में जाना है। आपके मन में इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा। हम आपके सारी क्वेरीज़ और क्वेश्चंस के जवाब वहाँ देंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको टेस्ट सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हमारे नंबर 9424357515 पर व्हाट्सएप ड्रॉप कीजिएगा। हम आपको सारी जानकारी और सारी टेस्ट सीरीज़ और नोट्स वहीं अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू।